जरूरी है, आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। सबसे पहला FeO। हम करते नहीं है, हमसे जबरदस्ती कराया जाता है। क्यों किसी केमिकल इक्वेशन को बोला जाता है कि बैलेंस कीजिए नहीं तो नंबर काटा जाएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा इस केमिस्ट्री चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट है। आप चाहो तो इस फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो। इस फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, तो व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मैंने कुछ बहुत डिटेल्ड पॉइंट्स बताए थे जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल। दैट इज सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हम अक्सर सुनते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर रहे हैं, बट बैलेंसिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में दो पार्ट होता है। फर्स्ट होता है हमारा रिएक्टेंट्स, सेकेंड पार्ट होता है हमारा प्रोडक्ट। तो हमें बस ये देखना है कि रिएक्टेंट्स में जितने एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं उतने ही क्या होने चाहिए प्रोडक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, दैट इज H2 + O2। ये रिएक्टेंट हो गया हमारा और ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लिटरली देखें तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2 एटम है। अब अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 1। तो ये क्या है, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के एलिमेंट्स तो बराबर है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के, बट वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के कितने हैं, सिर्फ 2, और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के, सिर्फ और सिर्फ 1। इसका मतलब ये किस टाइप का रिएक्शन है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ नंबर ऑफ एटम्स को इस तरफ के बराबर करेंगे, तो ये हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गया। इसे हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2। यहाँ पर अगर हम देखें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, 4, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, 2। तो इस केस में हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को हमने किसके बराबर किया, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर किया। दैट मीन्स इस तरह के रिएक्शन को या इस तरह की इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स को किसके बराबर करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट के बराबर करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग, या उसे हम लोग उस रिएक्शन या उस केमिकल इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, बहुत सिंपल सा चीज़ है और हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर बैलेंसिंग क्यों करते हैं। तो अभी जाएंगे कि बैलेंसिंग करते क्यों है। पहले ये समझ में आता है कि एक बैलेंसिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स को किसके बराबर करते हैं, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स के बराबर करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे पास आता है कि सर हम क्यों बैलेंस करते हैं, हमारा मन करता है इसलिए नहीं। तो हमारे 1789 में अप्रॉक्सीमेटली एंटियोनी लेवेशियर, जब इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था, तब उन्होंने एक बात कही थी। क्या कही थी, तो उसके बारे में पहले आते हैं। पहले देखते हैं व्हाई अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। क्यों हम बैलेंस करें, क्यों हम, मेरा मन है नहीं करें, क्यों नहीं, हमें बैलेंस करना होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे आसान सा रीज़न आता है कि क्यों बैलेंस करें। ठीक है, हमसे क्यों किसी केमिकल इक्वेशन को बोला जाता है कि बैलेंस कीजिए नहीं तो नंबर काटा जाएगा। क्यों इसलिए कहा जाता है, क्योंकि टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया किन्होंने था, तो आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है। इट वाज गिवन बाय एंटियोनी लेवेशियर। ठीक है, इन 1789 अप्रॉक्सीमेटली, मुझे जहाँ तक याद है 1789 में ये इन्होंने दिया था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, हो सकता है एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, बट 1789 में उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली दिया था। आप गूगल पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहा था कि भाई मास को ना बना सकते हैं ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमें बस क्या करना है, मास को ट्रांसफर करना है। जैसे आत्मा क्या होती है, आत्मा को हम ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसा हमने शायद कहीं पढ़ा भी था। वही कुछ ऐसा है, एक मास होता है बॉडी के अंदर, उसे हम ना बना सकते हैं ना ही उसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा था। तो यही है हमारा, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो भाई ऐसा अगर हम यहाँ देखें, इस तरह के अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें, तो अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हुआ, मान लेते हैं जो भी मास होगा इसका, और यहाँ पर क्या है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसका मास तो डिफर कर सकता है दोनों में। तो इसी को हमें क्या करना है, मतलब इनके स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं,
इस तरफ नंबर ऑफ एटम्स को और इस तरफ नंबर ऑफ एटम्स को क्या करते हैं, हम दोनों बराबर करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। अगर हम यहां देखें तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। मतलब रिएक्टेंट्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो किसके बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए, तभी जाके हमारा एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड कहलाएगा। तो अगर हमने अच्छा ये हमने समझ लिया कि बैलेंसिंग किसे कहते हैं, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। क्यों करते हैं, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम ये करते हैं, हम करते नहीं हैं, हमसे ज़बरदस्ती कराया जाता है ये, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, दैट कि कैसे हम बैलेंस करें, सीखना ज़रूरी है। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखना इसको। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल और सबसे बेसिक एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, H2 + O2 गोज टू H2O, ठीक है। ये इस तरह से हमारा इक्वेशन है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको लिखेंगे और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे दैट इज H, यहाँ पर इस रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ H कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ H कितने हैं, 2, ठीक है सर, ये तो पूरा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं सर, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ इस तरफ प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। तो भाई यहाँ पे तो प्रॉब्लम शुरू हो गया हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो पूरा नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती इसको बैलेंस करेंगे। तो भाई कैसे बैलेंस करें, तो हमें क्या करना है, डिफर कौन कर रहा है, हमारा हाइड्रोजन डिफर कर रहा है ना, सॉरी हाइड्रोजन तो एक जैसा है दोनों तरफ, हमें ऑक्सीजन को बराबर करना है। तो हम ऑक्सीजन को बराबर करेंगे, तो क्या किया हमने, तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है, दैट इज H2 + O2 वो वैसा का वैसा ही रहने दिया। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 लगा दिया, यहाँ पे हमने 2 को ऐड कर दिया। अब 2 को ऐड करने से क्या हुआ, तो ये देखिए 2, ये 2 किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब देखो, अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं, तो H के कितने एटम्स हो गए यहाँ पे रिएक्टेंट्स में 2, और प्रोडक्ट में कितने हैं, सॉरी रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए 2। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो सर ऑक्सीजन का पहले करते हैं, तो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। बट वहीं अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 2 × 2 = 4, मतलब कितने हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए। सर ये तो वही वाली बात हुई कि गए थे दूसरे को बचाने के लिए और पता चला क्या कि खुद भी वहाँ पे फंस गए। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हमारा क्या हो गया प्रॉब्लम, हमसे हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ एटम्स था वो अनबैलेंस हो गया। तो सर अब इसको कैसे करें ठीक, तो हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, अब फिर से इसको बैलेंस करेंगे। अब हमने क्या किया लास्ट में, अगर हम यहाँ पर 2 डाल के, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हो गए यहाँ पे, तो अगर हम इस जगह पे एक 2 लगा दें, दैट इज 2H2 + O2 दैट गोज टू 2H2O। हमने क्या किया, बस यहाँ पर इसके 2 लगा दिया। तो जैसे ही 2 लगाया तो 2 × 2 = 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 × 2 = 4 हो गया। तो अब इस इक्वेशन को देखते हैं, 2H2O + O2 + 2H2O। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो H कितने हो गए हमारे पास, 4, यहाँ पर H कितने हो गए, 2 × 2 = 4, 4। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे हमारा, 2, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 2। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो क्या है हमारा, ये वाला हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इसीलिए अभी कभी भी अगर हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमें कैसा लिखना होगा, दैट इज 2H2 + O2 गोज टू 2H2O। तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, कहीं भी अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है तो हमारा इस तरह से लिखा जाता है, 2H2O + O2 गोज टू 2H2O। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम आगे क्वेश्चन इसके आगे, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब एक मीथेन का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ताकि क्या दे रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर। इस तरह से हमें क्वेश्चन दे देगा और हमें क्या करना है, खुद से सारा का सारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले मीथेन का क्या होता है, दैट इज CH4, ऑक्सीजन का क्या होगा, दैट इज O2, ऐसे ये तो सबको बेसिक सा पता है। उसके बाद क्या मिल रहा है हमें, रिएक्टेंट्स में क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, एंड वाटर में क्या है, दैट इज H2O। तो यहाँ तक हमें दिया हुआ है, बट हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करके हमें आंसर निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। तो रिएक्टेंट्स में कार्बन कितना है, दैट इज 1, इस साइड भी 1, हाइड्रोजन कितना है 4, ये देखो ये हमारा 4 है। उसके बाद यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, दैट इज 2। तो ये हमारा एक डिफॉल्टर पाया गया,
ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, दैट इज योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, ये 2 और ये एक 3। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इट इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें अपना दिमाग लगा के यहाँ पे क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि सर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर क्या है हमारा, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हैं और यहाँ पर 2 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, तो वही हमने किया, यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। दैट इज CH4O2 CO2 प्लस 2H2O। तो जब इस तरह से हमने किया यहाँ पे, तो एक चीज़ देखा, C वैसा का वैसा ही रह गया, H जो यहाँ पे 4 था और यहाँ पर क्या हो गया, H 2 2 4। तो ये हमारा H का बैलेंस हो गया। बट प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था तो ये 2 का 2 रह गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर पहले से 1 था तो अब ये 2 हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ से हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर वाला हो गया। तो ये ओवरऑल ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। अभी भी ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है हमारा, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है हमारा, 2, और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन हमारा, 4। देन राइट नाउ ऑल्सो इट इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड है तो फिर और बैलेंस करेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिटरली हम 2 डाल देंगे। तो जैसे ही 2 डाला तो देखो अगला इक्वेशन हमारा है, दैट इज CH4 प्लस 2O2 दैट इज गोज टू CO2 एंड 2H2O। तो अब कंपेयर करके देख लेते हैं, यहाँ पे 2 डालने के बाद क्या होगा, लिटरली हमारा होगा दैट इज C11 H4 है, दैट इज H4, ठीक है। यहाँ पर भी H4 हो गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, 2 2 4, और यहाँ पे 2 प्लस 2 दैट इज योर 4। तो ये हमारा क्या हो गया, ओवरऑल जो हमारा सॉल्यूशन होगा दैट इज CH4 प्लस 2H2O गोज टू CO2 प्लस 2H2O। मतलब ओवरऑल ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये हमारा इस तरह से हमने क्या किया, सेकंड एग्जांपल देखा बैलेंसिंग वाला। अब अगला जो एग्जांपल देखना है उससे पहले हमें कुछ पॉइंट जानना जरूरी है, आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। सबसे पहला FeO का एक तरह से 2 तरीके से दोनों नाम हम लोग इसका जानेंगे, दैट इज फेरस ऑक्साइड, उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं आयरन 2 ऑक्साइड। तो अगर आयरन 2 ऑक्साइड बोले या फेरस ऑक्साइड बोले, FeO हमें वहाँ पे सिंबल लिख लेना है। उसके बाद Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड, इसको हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं आयरन 3 ऑक्साइड। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वाला हमारा है दैट इज योर Fe3O4। काफ़ी लोग यहाँ पे Fe2O4 लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। Fe3O4 होता है हमारा, इसका नाम होता है मैग्नेटाइट आयरन ऑक्साइड, इसका अनदर नेम होगा दैट इज योर आयरन 2,3 ऑक्साइड। तो इस तरह से भी हमें बैलेंस करने के लिए दे देता है कि आयरन 2,3 ऑक्साइड है। अब हमें यही नहीं पता कि आयरन 2,3 ऑक्साइड होता क्या है, तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो पहला है हमारा FeO, दूसरा है Fe2O3 एंड तीसरा है हमारा Fe3O4। तो ये तीनों अभी इसको हम याद रखेंगे, अगले क्वेश्चन में हमारे बेनिफिशियल है।